सबसे पहले तो प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बात करेंगे, इसके कॉमन मिसकंसेप्शंस जो लोगों के मन में हैं उनको भी हम कवर करेंगे और क्या 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 इसके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं उनको भी हम आज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपना एक रैपिड फायर राउंड करते हैं जिसमें आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस जो मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शंस लोगों के मन में होते हैं प्लास्टिक सर्जरी को लेके। मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, आप उनको बस क्लियर करिएगा, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल है, प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक लगाया जाता है? वेल, आंसर इज नो, बट यस, प्लास्टिक सर्जरी में कुछ इम्प्लांट्स लगाए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो एग्जैक्ट सर्जरी क्या है। ओके, तो फिर प्लास्टिक की जगह क्या इस्तेमाल होता है? मोस्टली इम्प्लांट्स सिलिकॉन के होते हैं, बट किसी केसेस में मतलब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में कभी कभार बोन्स को यूनाइट करने के लिए या उनको एक जगह पे रखने के लिए मेटालिक प्लेट्स, टाइटेनियम प्लेट्स भी यूज होती हैं। ओके, क्या प्लास्टिक सर्जरीज करवाने के बाद हम एकदम से परफेक्ट दिखाई देते हैं? नियर परफेक्ट, बहुत डिपेंड करता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंड इट कैन मेक अ रिमार्केबल डिफरेंस इन योर अपीयरेंस एंड योर ओवरऑल कॉन्फिडेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉलोइंग दैट। ओके, प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ फीमेल्स करवाती हैं क्या? कॉस्मेटिक सर्जरी में ज़्यादातर जो पेशेंट क्लाइंटेज होता है वो फीमेल होता है, बट ऐसा नहीं है। हम विस्तार से बात करेंगे, मेल क्लाइंटेज की भी कुछ कॉस्मेटिक सर्जिकल रिक्वायरमेंट होती हैं। ओके, एक बार प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद दूसरी बार भी ज़रूरत पड़ती है? अगेन, कई प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स तो होते ही मल्टीपल स्टेप्स में हैं, और स्पेशली जो लेज़र्स और ये सब चीज़ें हैं कई सेशंस में की जाती हैं, तो पड़ सकती है बिल्कुल। ओके, क्या बोटॉक्स लगाने से फेस अननेचुरल लगने लगता है? नहीं, पर यस, बोटॉक्स की अगर मात्रा ज़्यादा हो जाए या वो रॉन्ग जगह पे लग जाए तो अननेचुरल हो सकता है, पर बोटॉक्स का इफेक्ट 6 मंथ्स में यूजुअली वेयर ऑफ हो जाता है, तो इट इज़ नॉट समथिंग दैट लास्ट्स परमानेंटली। ओके, प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद कोई भी अपना चेहरा पूरी तरह से बदल सकता है, ये कितना सही है? पूरी तरह से बदलना एक्चुअली बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, बट चेहरा बदलने के एम से प्लास्टिक सर्जरी नहीं होती। चेहरा प्रेजेंटेबल लगे या चेहरे में कोई डिफेक्ट है, घाव है, उसको भरने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। ओके, फिलर से फेस हमेशा फूला हुआ लगता है क्या, स्वेल्ड लगता है क्या? फिलर्स का काम ही जहाँ पे फेस का कॉन्टूर में इरेगुलरिटी होती है उसको इवन आउट या उसको प्लम जो कहते हैं फुलनेस देने का होता है। अगर सेम थिंग ज़्यादा मात्रा में लग जाए तो स्वेलिंग हो सकती है, एंड कई फिलर्स बहुत परमानेंट होते हैं तो उनकी स्वेलिंग रहती है। ओके, क्या एक सर्जरी से हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल सकते हैं? कई केसेस में यस, बट जैसा कि मैंने पहले कहा कि कई सर्जरीज होती ही मल्टीपल स्टेप्स में है फॉर टेक्निकल रीजंस, एंड सम टाइम्स इट इज फॉर बेटर आउटकम फ्रॉम फॉर द पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो भी जज करता है कि मेरे को अब और कितना इम्प्रूवमेंट कराना। ओके, क्या प्लास्टिक सर्जरी पे अगर लोगों की एज ज्यादा हो जाती है तो बुढ़ापे पर उनको उनका बॉडी या उनका फेस थोड़ा वियर्ड लगने लगता है? नहीं, एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि हमारे जो स्किन में और सॉफ्ट टिश्यू में चेंजेस होते हैं जिसको प्लास्टिक सर्जरी एड्रेस करती है वो आते ही 5th और 6th और 7th डेकेड्स में हैं। तो एक्चुअली कई प्लास्टिक सर्जरीज आर मेड फॉर दैट एज ग्रुप। ओके, तो उस एज ग्रुप में कोई लाइक प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स नहीं होते हैं? किसी भी सर्जरी में रिस्क होते हैं, किसी भी सर्जरी में होते हैं, बट सर्जरीज इतनी होती हैं, मोस्टली सर्जरीज सेफ होती हैं, और इट इज़ ऑल अबाउट कि आपको अपनी लाइफ से उस सर्जरी से क्या एक्सपेक्टेशन है। क्या मेकअप सर्जरी के तुरंत बाद यूज़ कर सकते हैं? सर्जरी के तुरंत बाद तो नहीं यूज़ करना चाहिए, किसी भी तरह का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहिए, बट एक बार आपकी स्किन हील हो जाए, उसकी स्कारिंग सेटल हो जाए, उसके बाद यदि आप चाहें तो उस पे मेकअप यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्या बिना सर्जरी के या प्लास्टिक सर्जरी जैसे हमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं? कई केसेस में यस। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो कई लोग आते हैं प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए जिनके पैर की उंगलियां फ्यूज्ड होती हैं कि उनको प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अलग अलग किया जाए। चिपकी हुई होती हैं, बर्थ से चिपकी हुई होती हैं। हालांकि उसको अलग करने से उनको कोई फंक्शनल बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ना ही वो इतना कॉस्मेटिकली सेंसिटिव एरिया होता है, बल्कि कभी कभार सर्जिकल स्कार्स का जो कॉस्मेटिक आउटकम आता है वो पोर होता है। तो उसमें आजकल 3D टैटूइंग से ऐसा लगता है कि वो उंगलियां अलग हुई हैं। तो वो करवाया जा सकता है। 3D टैटूइंग के और भी कई रोल्स आते हैं प्लास्टिक सर्जरी में, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या बोटॉक्स और फिलर सर्जरी का ऑल्टरनेटिव्स हैं?
बोटॉक्स और फिलर्स कमाल की चीज़ है, क्योंकि बोटॉक्स में मैंने कहा कि एक तरह से वो ट्रायल भी हो जाता है, क्योंकि परमानेंट नहीं रहता। और अगर उसको किसी को परमानेंट तौर पे उस तरह के रिजल्ट चाहिए तो बोटॉक्स रिपीट करा सकता है। फिलर्स भी एक तरह का एक इंजेक्शन ही है। वो फिलर एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है, और जो सर्जरी में जो फिलर यूज़ करता है किया जाता है वो आपका ओन फैट यूज़ किया जाता है। कई सारे सिमिलर इंडिकेशंस होते हैं, तो उस तरह से आप उसको ऑल्टरनेटिव मान सकते हैं। बट बोटॉक्स और फिलर इन इटसेल्फ कोई सर्जरी नहीं है, एक प्रोसीजर है। ओके। क्या लेजर ट्रीटमेंट सर्जरी से बेटर ऑप्शंस होते हैं? कई मामलों में यस। ओके, क्या कंडीशंस हैं? देखिए, आपके जो स्कार्स हैं, लेज़र के तो कई इंडिकेशंस है, पर मैं कंपैरिजन में तुलनात्मक तरीके से बताऊं तो कि कई स्कार्स हैं जिनका एक सर्जिकल ऑप्शन भी है और नॉन सर्जिकल ऑप्शन भी है। और दोनों के अगर आउटकम सिमिलर होने वाले हैं तो हमेशा नॉन सर्जिकल ऑप्शन इज़ बेटर, बिकॉज सर्जरी में आप एक बेसिक सेट ऑफ रिस्क फैक्टर से तो गुजरोगे ही गुजरोगे। नॉन सर्जिकल में थोड़े से ये फैक्टर्स कम होते हैं, तो इट इज़ स्लो एंड स्टेडी, एंड उसके बाद सर्जिकल ऑप्शन तो ऑलवेज ओपन है जी। तो उस तरह से मैं कहूँगा कि यस, लेजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल। एक्सरसाइज और डाइट से सर्जरी अवॉइड की जा सकती है? अगर आप लाइपोसक्शन और बॉडी कंटूरिंग सर्जरीज की बात कर रहे हैं तो टू एन एक्सटेंट यस, बट जैसे मैंने बताया कि कोई भी अगर बहुत फैट है, प्लम है, और उसको बॉडी शेप इम्प्रूव कराना है, अगर वो केवल डाइट करता है, स्पेशली क्रैश डाइट करता है, तो क्या होता है कि फैट लूज हो जाता है पर स्किन के फोल्ड्स बन जाते हैं, जिसको कुछ हद तक बॉडी करेक्ट करती है, पर कुछ हद तक वो बॉडी करेक्ट नहीं कर पाती, फिर उसको प्लास्टिक सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, थ्रेड लिफ्ट, यूल थेरेपी और पीआरपी जैसे ट्रीटमेंट सर्जरी से बेटर होते हैं? ये सब चीज़ें इन इटसेल्फ इनका रोल है। कई बार ये सर्जरी को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। जैसे आपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी कराया, फेशियल स्कार्स के अंदर पीआरपी कराया सर्जरी कराने के बाद, यूएएल थेरेपी से आपने गायनेकोमेस्टिया करेक्शन कराया, या आपने फेस की टाइटनिंग करवाई, तो सबके रोल्स हैं। कभी कभार इंडिपेंडेंट रोल्स होते हैं, कभी कभार कॉम्प्लीमेंट्री या सपोर्टिव रोल्स होते हैं टू सर्जरी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर। ये था हमारा रैपिड फायर राउंड, एंड आई होप जो भी मिसकंसेप्शंस आज आपने दूर किए हैं, हमारी ऑडियंस को काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अब हो गई होगी। तो हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में हमने काफी सारे मिसकंसेप्शंस अभी डिस्कस भी किए, और भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। लोगों को लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ फेस को इनहांस करने के लिए किया जाता है, ब्यूटी के पर्पज से किया जाता है, बट एक्चुअल में क्या होता है प्लास्टिक सर्जरी? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत ही कहते हैं एक बहुत ही विस्तृत स्पेशलिटी है सर्जरी की। इसका एक अंग है कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसमें आपको फेस की ब्यूटी इन्हांस या सिमेट्री इन्हांस करने के लिए जो सर्जरी होती है, या बॉडी की कंटूरिंग के लिए जो सर्जरी होती है, निशान मिटाने के लिए होती है। बाकी इस प्लास्टिक सर्जरी में और भी कई अंग हैं, जैसे बर्न से रिलेटेड, बर्न का अक्यूट मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि अभी बर्न हुआ है और उस टाइम क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये एक प्लास्टिक सर्जन करता है। बर्न के बाद जो निशान बन जाते हैं, या किसी के हाथ वाथ टेढ़े लगते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बर्न की वजह से हाथ ऐसे चिपक गया या आंखें वगैरह टेढ़ी होगी, तो उनकी सर्जरी। हैंड में इंजरी हो या हैंड में कोई भी स्वेलिंग हो, जिसमें भी आपको बहुत ही प्रिसीजन से सर्जरी करनी है, क्योंकि हैंड में इतनी सारी चीज़ें पैक्ड होती हैं, हमारी इतनी नसें, इतनी मूवमेंट्स, हैंड में फ्रैक्चर्स वगैरह, इन सबको इनकी सर्जरी बहुत प्रिसीजन से की जानी चाहिए। तो यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी का काम आता है। जो बच्चे बर्थ से उनकी कोई डिफॉर्मिटी होती है, जैसे किसी का होठ में गैप है, किसी के उंगलियां चिपकी होती है, बहुत उंगलियां चिपकी होती है, तालू में गैप है, तो इनकी सर्जरीज होती हैं। और भी कई तरह की सर्जरीज होती हैं प्लास्टिक सर्जरी में। नसों की सर्जरी होती हैं, किसी के स्पेशल ट्यूमर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि खून की नलियों के ट्यूमर्स होते हैं, जिनके फेस टेढ़े मेढ़े दिखने लग जाते हैं, या वो ट्यूमर की वजह से कहीं पे दबाव पड़ने लग जाता है, तो वो सर्जरी होती हैं। आजकल कैंसर का इतना ज़्यादा इंसिडेंस हो गया है कैंसर के चलते, और हमारे देश में क्योंकि हेड एंड नेक कैंसर बहुत ज़्यादा है, फेस का और गले का, तो किसी किसी के जबड़े पूरे निकाले जाते हैं, तो जबड़ा भी प्लास्टिक सर्जरी के तरीके से वापस बनाया जा सकता है। ओके। ये मैं एक दो उदाहरण दे रहा हूँ प्लास्टिक सर्जरी की जो सब स्पेशलिटीज़ हैं उसमें, बट प्लास्टिक सर्जरी के अनेकों एप्लीकेशंस हैं। इवन सिंपल सर्जरी आप
कि कोई प्लास्टिक सर्जन या प्लास्टिक सर्जरी तरीके से कराई जाए तो उसका जो आउटकम होता है वो काफ़ी श्रेष्ठ होता है इन कंपैरिजन टू एक बहुत ही कन्वेंशनल वे से करना। ओके, सो अभी आपने बताया कि किन किन कंडीशंस में प्लास्टिक सर्जरीज करवाई जाती हैं। ऑल्सो आपने कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में बात की थी। कॉस्मेटिक सर्जरीज के अलावा क्या क्या सर्जरीज आती हैं प्लास्टिक सर्जरी के अंडर? जैसे कि मैंने बताया कि हैंड की क्रश इंजरीज वगैरह, जिसमें आपके केवल बोन्स ही नहीं, आपकी स्किन की भी इंजरी है, आपकी स्किन लॉस ही हो चुकी है, आपके जो उंगलियां चलाने वाली जो रस्सियां होती हैं जिनको हम टेंडन्स बोलते हैं वो कट चुके हैं, नसें कट चुकी हैं, तो उनको प्लास्टिक सर्जरी तरीके से रिपेयर किया जा सकता है। कभी कभार आपकी अगर स्किन ही नहीं है तो उस जगह पे स्किन या उस जगह पे कवर लाने का काम भी एक प्लास्टिक सर्जन करता है डिफरेंट तरीकों से। बच्चों की हमने डिफॉर्मिटीज़ के बारे में बात किया कि जिनके वगैरह एक कटे होते हैं, वैसे ही इनकी कई और डिफॉर्मिटीज़ भी होती हैं। कई लोगों की जो गुप्तांग होते हैं उनमें भी डिफॉर्मिटी होती है। कईयों का जो यूरिन का जो पाइप होता है उसमें वो एकदम टिप तक नहीं होता, ये मेल चिल्ड्रन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको भी वापस टिप तक बनाया जा सकता है। थोड़े से और मैं चीज़ों की बात करूँ तो इवन सेक्स चेंज सर्जरी भी प्लास्टिक सर्जरी का ही पार्ट है, जिसमें गुप्तांग भी बदले जा सकते हैं, चेस्ट का अपीयरेंस भी बदला जा सकता है, फेशियल अपीयरेंस, इवन वॉइस चेंज भी किया जा सकता है। आजकल हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सबको पता है, तो ये भी एक सेक्स चेंज सर्जरी के पार्ट्स में आती हैं। बाकी नसों की सर्जरी के अनेकों एप्लीकेशंस हैं। कहीं आपके किसी एरिया में कोई नस दब रही है जिससे आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, या आपके हाथ में वो पावर नहीं आ रही है, आपके पैर में पावर नहीं आ रही, झंझनाहट हो रही है, आपको सुन सा लग रहा है, वो बहुत अनकंफर्टेबल सेंसेशंस होती हैं, तो इन जगहों में भी प्लास्टिक सर्जरी के एप्लीकेशंस आते हैं। ओके, आपने बच्चों की बात की थी कि चिल्ड्रन पे भी प्लास्टिक सर्जरी की जाती है एक्चुअल में? बिल्कुल, सी आप कॉस्मेटिक सर्जरी कोई भी नहीं एडवाइस करेगा बच्चों में, बट प्लास्टिक सर्जरी के कई रोल्स होते हैं। जैसे कई बच्चे होते हैं जिनका कान ही नहीं बना है, बट उनकी स्किन तो बहुत सेंसिटिव होती होगी ना? हाँ जी, स्किन सेंसिटिव होती है, पर प्लास्टिक सर्जरी सॉफ्ट स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज को बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल करती है। तो जहाँ सर्जरी की रिक्वायरमेंट है और जिस एज में रिक्वायरमेंट है उस एज में की जाती है। कई बच्चों के होते हैं कि जैसे उंगलियां ही फ्यूज्ड हैं, तो उंगलियां अलग करना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो ही रजिस्टर करता है, वो रियलाइज ही नहीं करेगा कि हमारे पास एक एडिशनल उंगली है, वो दो उंगलियों को एक ही समझेगा। अच्छा, तो उस हाथ को उस तरह से वो प्रशिक्षण ही नहीं देगा कि आप हाथ से ये काम करें, हाथ को ऐसे चलाएं। तो किसी का अगर अंगूठा जुड़ा होता है, अंगूठा ही नहीं होता है, तो ब्रेन को कभी पता ही नहीं होता कि हमें अंगूठे का इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो इनकी सर्जरी अगर सही उम्र में की जाए, 1 से 2 साल के बीच में की जाए, तभी वो चीज़ कामयाब होती है। आप एक वेल ग्रोन एडल्ट मैन को अगर नया अंगूठा दे देंगे तो वो शायद उस अंगूठे को बस दिखाएगा, उसका इस्तेमाल नहीं करना सीख पाएगा। क्योंकि अगर बचपन से वो चीज़ें हम बच्चों में इनबिल्ट करते हैं तो ही वो जाके बड़े होके उसको यूजफुल कर सकते हैं। बिल्कुल। ऑल्सो सर, आपके पास किस तरह के पेशेंट ज्यादा आते हैं? किस प्रॉब्लम से रिलेटेड प्लास्टिक सर्जरीज कराने के लिए आपके पास ज्यादा आते हैं? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी में जो भी वुंड्स होते हैं बेसिकली सबसे ज़्यादा आई थिंक अभी भी फुटफॉल, अनलेस की कोई स्पेशलिटी प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक है, जैसे कोई हैंड क्लिनिक है या कोई ब्रेस्ट क्लिनिक है या कोई कॉस्मेटिक क्लिनिक है, जो भी जनरल प्लास्टिक में जो आते हैं वो बेसिक किसी भी तरह के घाव में आते हैं, चाहे वो घाव चोट की वजह से बने हो, चाहे डायबिटीज़ की वजह से फुट में घाव बने हो, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से बने हो, चाहे वो किसी सर्जरी के बाद किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से घाव बने हो। तो उन सब के लिए ही लोग ज़्यादा आते हैं। और ऑफ कोर्स जो ताज़ा इंजरी होती है, जैसे हैंड की इंजरीज होती हैं जिसमें टिश्यू हैंडलिंग बहुत सेंसिटिव होनी चाहिए, फेस की इंजरीज होती हैं, बर्न की इंजरीज होती हैं, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा आती हैं। बर्न इंजरीज पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं? अगर पूरी तरह से का मतलब है कि स्कारलेस इंजरी, तो स्पेसिफिकली जो बहुत ही सुपरफिशियल बर्न्स होते हैं जिनको हम ग्रेड 1 बर्न्स कहते हैं। बाहरी देशों में ग्रेड 1 बर्न्स एक्चुअली उनको बीच पे बैठने से भी हो जाता है। तो उस लेवल के बर्न्स 100% तो नहीं, पर 99.9% स्कारलेस हील होते हैं। बर्न अगर उससे ज़्यादा हो तो ऑलमोस्ट नो स्कारिंग होती है। मैंने अपने प्रैक्टिस में ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा जो उस ग्रेड के बर्न्स पे, जो नेक्स्ट ग्रेड ऑफ बर्न्स पे स्कारिंग की वजह से परेशान है।
और उसके आगे वाला बर्न हो तो कुछ ना कुछ स्कार या टेक्सचर में इरेगुलरिटी आमतौर पे छोड़ जाता है। बट अगेन ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, कई लोग उससे बहुत ही निराश होते हैं, हताश होते हैं, कई लोग के लिए वो परफेक्ट रिजल्ट होता है। ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं।